तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपने आई होप पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने पैडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम लोग पार्ट सेकंड में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 नंबर से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। जिन दोस्तों को पार्ट फर्स्ट देख के भी खुशी नहीं हुई, या फिर जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो वो लोग पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। और जिन्हें भी पार्ट फर्स्ट देख के खुशी नहीं हुई, आई होप उन्हें पार्ट सेकंड देके खुशी होगी। तो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आपको पार्ट थर्ड तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। आगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बहुत नाम सुना होगा, में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, समावेशी माने सब बच्चों का एक साथ एक कक्षा में पढ़ना, की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित अवधारणा है, तो इसके आंसर दिए हैं। पहला आंसर है व्यवहारवादी सिद्धांत है ये, या फिर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षाएं उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। दोस्तों, बच्चों पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो शिक्षा है और सबको समान शिक्षा है, ये तो उनका आधार है, अधिकार है। तो दोस्तों, यही आंसर सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए बाकी आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। संरचनावादी जो ढांचा है, उसमें अधिगम प्राथमिक रूप से क्या हम मान सकते हैं। प्राथमिक रूप से उसे यंत्रवत याद करने पर आधारित, कभी आप याद करते ही रहेंगे, इसी को अधिगम कहते हैं। प्रबलन पर केंद्रित, या फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया। अधिगम क्या है। अवबोधन, अवबोधन माने समझना, समझने को अधिगम कहते हैं। कुछ लोग रटने को अधिगम कहते होंगे। दोस्तों, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हो सकता हम ही लोगों में से कोई है जो रटता है, लेकिन वो अधिगम नहीं है। अधिगम क्या है, समझना, मतलब अवबोधन। तो दोस्तों, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अलग से किताबें लेके। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अलग अलग घटनाएं होती हैं, बच्चे उनके बारे में अलग अलग सिद्धांत बना देते हैं। शैतान तो होते हैं बच्चे, तो इतना तो करेंगे। तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, बच्चा कुछ भी करे अनदेखा नहीं कर सकते। आगे सेकंड है, बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आप लोग जेल जा सकते हैं। थर्ड नंबर है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। भाई, बच्चों के सिद्धांत को बदलना कितना मुश्किल है, आप जानते ही, बच्चे जीतते हैं। आगे प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो जब बच्चों को चुनौती देंगे, और वो भी एक प्रतिकूल प्रमाण देके, तभी बच्चे मानेंगे। तो आपको यही करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। ऐसा शिक्षा शास्त्र जो छात्र केंद्रित है, इसकी क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये तो बिल्कुल नहीं। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या फिर यत्रवत याद करना, याद तो कर ही नहीं सकते। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। देखिए, दो तीन चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग इन पेपरों में। पहले, पाठ्यपुस्तक पे जोर नहीं देंगे, कतई याद करने पे जोर नहीं देंगे, या फिर बच्चों को विभाजित नहीं करेंगे, बच्चों को एक रखेंगे। तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, मतलब जो भी आपको करना है इन पेपरों में, बच्चों के लिए करना है। तो इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही ध्यान रखना। आगे क्या है क्वेश्चन। संवेग एवं संज्ञान संज्ञान एक दूसरे से हैं। संवेग और संज्ञान क्या है एक दूसरे से, पूर्णतः अलग, अलग तो है ही नहीं ये लोग। स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं, जब अलग नहीं स्वतंत्र कैसे करते हैं हम लोग। सन्निहित या फिर संबंधित नहीं है। तो ये तीनों अलग दर्शा रहे हैं, तो इन तीनों को अलग कर देते हैं, और जो सही है वो उसमें टिक लगा देते हैं। सन्निहित माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो संवेग संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संरचनावादी जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार जो अधिगम, मतलब अधिगम माने सीखना, के कथन के बारे में कौन सा सही है। को आंसर देखते हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम पहले ही मैंने बता दिया, स्मरण नहीं करना। अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, याद भी नहीं करना। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का
अनुबंधन है, तो ये भी नहीं करना। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों जो ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है इसमें आप टिक लगाएंगे, क्योंकि बाकी याद करना और ये सब करना है ये अधिगम में नहीं आता। आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो छात्रों को अगर स्पष्ट उदाहरण देंगे या फिर कोई दूसरा उदाहरण देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। नंबर 1 है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अब आप अगर अलग अलग उदाहरण देंगे तो बच्चे अवधारणा बनाएंगे, इसे क्या बढ़ाया जा सकता है इससे। सेकेंड नंबर दिया है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न कर देता है। तो भ्रांतियाँ कौन पर, अगर आप उदाहरण देंगे तो बच्चों के दिमाग में क्या भ्रांतियाँ होंगी ना। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा कर देता है, अभाव नहीं पैदा करता, ये बढ़ाता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देता है। नहीं, अब ये क्योंकि जब आप उदाहरण देते हैं तो बच्चे उदाहरण के बारे में सोचेंगे फिर अपनी अवधारणा बनाएंगे, तो ये चीज़ों को बढ़ाता है, ये बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। तो फर्स्ट नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है। तो पुरस्कार तो दे सकते हैं लेकिन दंड नहीं दे सकते। तो अगर दोनों चीज़ें करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है बच्चों की वो कम होती। भाई पुरस्कार या दंड देंगे तो अभिप्रेरणा बढ़ेगी ना कि कम होगी। बाहरी अंदरी होती है, जो अंदर से मन को आती है। बाहरी अभिप्रेरणा होती है जब आप उन्हें पुरस्कार देते हैं या डांटते हैं तब आती है। नंबर सेकेंड है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बाहरी पुरस्कार दे रहे हो और आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाए तो ऐसा तो ही नहीं सकता। या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। या फिर इसके बाद क्या आंसर है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम कर देती हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर देखते हैं, यहाँ बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने पर प्रोत्साहित करती। अगर पुरस्कार देंगे मार देंगे तभी बच्चा अच्छा होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यह अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम कर दी। अगर आप पुरस्कार देंगे तो दूसरे बच्चे सोचेंगे हम तो बेकार ही हैं, या किसी को मारेंगे तो बच्चा सोचेगा हम तो बेकार ही हैं। तो ये जिज्ञासा को कम करेगी ना चीज़ों को बढ़ाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ा देती हैं। सार्थक अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक दंड देना, ऐसा तो हो नहीं सकता। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर कौन सा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ये दोनों तो पहले ही हमने गलत कर दिए, पहला और चौथा पहले ही गलत कर दिए। उसके बाद बचा क्या, दूसरा और तीसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो दो दो करके आंसर दिए हैं। तो पहला और चौथा गलत है, तो जहाँ चौथा आ रहा है वो गलत है, जहाँ पहला आ रहा है वो गलत है। बचा क्या, दूसरा तीसरा, इसमें टिक लगा दिया। तो ये कॉमन सेंस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम कम होता है, तुरंत आपका कॉमन सेंस जाग जाना चाहिए और उसे जगाए रखिए। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बच्चों की अवधारणाएं काफ़ी जटिल होती हैं, उसे सहज मतलब आसान बना देना, ये शिक्षक किस प्रकार करेगा। बहुत काम होते हैं भाई, ऐसे ही टीचर नहीं बन जाते। एक व्याख्यान देके काम हो जाएगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर देना। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई की जहाँ बात हो उसे पहले ही आप लोग गलत कर दीजिए, ठीक है। और आप सही किसे करेंगे, जहाँ पे परिचर्चा की बात हो रही होगी, जहाँ अन्वेषण की बात हो रही होगी, जहाँ अवसर प्राप्त करने की प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को रटवाना नहीं चाहती, वो समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, तो वो कैसे प्रोत्साहित करें। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके, ये तो पहले ही मना कर दिया गया। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, नहीं, एक काम नहीं कर सकते। जहाँ केवल आ जाए वहाँ गलत कर दो। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, गलत उत्तरों को अस्वीकार और दंडित करके, गलत उत्तरों को अस्वीकार दंडित नहीं, उन्हें समझाना चाहिए कि उत्तर सही कैसे करें। आगे बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दोस्तों यही आंसर सही है, बाकी आंसर रेलिवेंट नहीं है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर आ गया। लो, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? नंबर फर्स्ट नंबर है शैशवावस्था एवं प्राथमिक बाल्यावस्था, सेकेंड है प्राथमिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, एंड फोर्थ है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो इसमें किसमें विकास बहुत तेज गति से होता है? तो दोस्तों वो है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें विकास बहुत तीव्र गति से होता है, शारीरिक वाला। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये ध्यान रखना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन कर देते, कौन सा नहीं है कौन सा है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। तो पहला नंबर है विकास जीवन पर्यंत होता है, ऐसा तो नहीं है, पहले ही कट हो गया ये, और उसमें यही पूछा गया नहीं है। विकास परिवर्तन है, विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते, ये चीज़ थोड़ी अजीब है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते, विकास से ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। विकास दो तरीके को होता है, एक शारीरिक एक मानसिक। मानसिक विकास तो जीवन पर्यंत चल सकता है, लेकिन शारीरिक नहीं चल सकता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो चौथा नंबर है वो गलत आपका कर दिया जाएगा, वही पूछा गया कि नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोग अलग अलग होते हैं, इसका कोई कारण भी हो सकता है क्या? तो आंसर देखते हैं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, या जन्मजात विशेषता, या पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक संबंध। तो हमें तो यही आंसर सबसे सही लग रहा है, क्योंकि आनुवांशिक और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध हो सकता है, तभी लोग भिन्न हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत भिन्न हो सकता है, ना कि जन्मजात या पर्यावरणीय कारक खाली। आगे लास्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? प्राथमिक में तो परिवार आ जाता है, ठीक है, और तो परिवार हटा दो, ये प्राथमिक आता है। परिवार एवं मीडिया, फिर परिवार आ गया, मीडिया एवं पास परोड़, पास परोड़ भी प्राथमिक में आता है। तो सेकेंडरी में कौन आता है? द्वितीयक में विद्यालय और मीडिया। तो आई होप आपको सेकेंड वीडियो तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, अगर फर्स्ट आपने देखा नहीं है तभी आपको नहीं अच्छा लग सकता। तो जब अच्छा लगा, 2 वीडियो हो गए, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए।